Hello students, I think you all are quite well enjoying your classes. Yesterday in the previous class we taught about sentence, what is sentence, how sentences are formed, what is the role of sentence, what is the difference between phrase and sentence, and how they both are formed with the help of words. Nextly, types of sentences, how we will recognize in which type the sentence is used. So now today we are going to just study about very fundamental thing, that is our parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन हिंदी आप इसको वाक्य के भेद भी कहते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यू मस्ट नो व्हाई पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एज यू नो, either you are in the class first, second, third, fourth, fifth, or you are in some higher class 7, 8, 9, 10, 11, but everywhere it is very much necessary to study about parts of speech। आपकी सभी पुस्तकों में 1 से लेकर 12 तक जिन जिन कक्षाओं में आप जाते जाएंगे आप देखेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर आपको दिया जाता है किसी न किसी रूप में। क्यों दिया जाता है? कल आपने लेटर से वर्ड बनाना सीखा, वर्ड कैसे बनते हैं। अब आप ये जानेंगे कि हम वाक्य जब बनाते हैं तो वर्ड को एसोसिएट ग्रुप ऑफ वर्ड से ही बनाते हैं। तो एक सेंटेंस में कौन सा वर्ड किस काम को कर रहा है, वह किस स्थान पे होगा और उसका उस वाक्य में प्रयुक्त किए गए अन्य शब्दों से संबंध क्या है, इस बात की जानकारी हमको कौन देता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पुनः मैं दोहराना चाहूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 3 चीज बताता है। Parts of speech is a study related to the words used in a sentence. Once again, parts of speech एक ऐसा अध्ययन है जिसका संबंध related to, ठीक है, जिसका संबंध शब्दों से है। और शब्द कौन से? Those are used in a sentence। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त किए गए हैं उन शब्दों के बारे में, वो किस नियम के अंतर्गत वहां प्रयुक्त हैं, उस स्थान पे किस नियम के अंतर्गत हैं, अन्य शब्दों से उनका क्या संबंध है, ये बातें हमको कौन बताता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड ए बैकबोन ऑफ ए लैंग्वेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी भी भाषा की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कहलाती है। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के आप अपनी लैंग्वेज को इधर उधर आगे पीछे बाएं दाएं कहीं भी उसको क्रिएट नहीं कर सकते, उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, उसको फॉर्म नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज एक विद्यार्थी के लिए बहुत नितांत आवश्यक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी जानते हैं कितनी होनी है। वैसे तो हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। नाउन है,
ये मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल को भी न्यूली ऐड कर दिया गया है। ये सभी वह शब्द, कोई भी शब्द जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो हर शब्द इनमें से कोई एक ना एक काम कर रहा होता है। या तो वो नाउन में आकर नाम बता रहा होता है, प्रोनाउन में आके सर्वनाम के रूप में किसी नाम के स्थान पे प्रयुक्त होता है, एडजेक्टिव के रूप में आकर किसी नाम की या सर्वनाम की विशेषता बता रहा होता है, वर्ब के रूप में आकर सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य के द्वारा क्या कार्य किया गया है या वाक्य में कौन सी क्रिया हुई है वो बता रहा होता है, एडवर्ब के रूप में आके कार्य कैसे किया गया है, कहाँ किया गया है, किस पद्धति से किया गया ये बताता है क्रिया विशेषण के रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में पहले नाउन का बाद में आए हुए नाउन से किस अर्थ में संदर्भ में संबंध है ये बता रहा होता है, कंजंक्शन के रूप में आके समुच्चयबोधक का कार्य कर रहा होता है, दो शब्दों दो वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ रहा होता है, या इंटरजेक्शन में आकर विस्मय सरप्राइज एक्सक्लेमेशन शो कर रहा होता है, और आर्टिकल्स आप जैसा कि जानते हैं वो डिटरमाइन कर रहा होता है, बता रहा होता है कि नाउन की संख्या क्या है, सब्जेक्ट किस स्थिति में है। तो ये आपके 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और ये किसी भी सेंटेंस को आप फॉर्म करते हैं तो हर वर्ड इनमें से किसी न किसी एक कार्य को कर रहा होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, A man was killed in a war near his village. A man was killed in a war near his village. एक व्यक्ति युद्ध में मारा गया अपने गांव के पास। इसमें इसको कंस्ट्रक्ट कई सेंटेंस को बनाने के लिए हमने अलग अलग कई शब्दों का उपयोग किया है। ये सभी शब्द कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में से इन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक हैं, और जो इसकी डेफिनेशंस आपको बताई जाएंगी, इनके कार्य बताए जाएंगे, तो आप जान जाएंगे कि कौन क्या कार्य कर रहा है। जैसे ए को आप आर्टिकल के रूप में जान सकते हैं, ये आपका एक आर्टिकल हो गया। मैन आपका है तो ये एक नाउन हो गया। वॉज आपका है, ये आपकी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको आप वर्ब में जब हम जाएंगे तो आपको ऑक्सिलरी, नॉन फिनिट, फिनिट ये बताएंगे। अभी आप इसको एक वर्ब के रूप में जान लें, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपका एक मेन वर्ब है पास्ट फॉर्म में। इन है तो ये प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। इन आपका प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ए पुनः आर्टिकल की तरह यूज हो रहा है, ये एक इंडिफिनिट आर्टिकल है। वॉर जो है ये भी क्या है, आपका एक नाउन है। नियर क्या है, आपका एक प्रीपोजिशन है। हिज क्या है, आपका एक प्रोनाउन है। और विलेज क्या है, एक कॉमन नाउन है। इस तरह से आपने देखा कि सारे शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी न किसी तरह से आते हैं और ऐसा ही काम करते हैं। यदि इस ए मैन को उठाकर यहाँ रख दिया जाए और वॉर को रखकर यहाँ रख दिया जाए, विलेज को यहाँ लिख दिया जाए, तो ये सारा अर्थ मैच हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा और सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने इन शब्दों को एक दूसरे के बाद इस सीक्वेंस में, इस क्रम में क्यों रखा है, तो इसके लिए जो रूल्स होते हैं वो आपको पता चलते हैं किससे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें 3 बातें जरूर बताता है। पहले
पहला, उस वाक्य में उस शब्द का रोल क्या है, क्या काम कर रहा है। ठीक है, रोल को आप वर्क भी लिख सकते हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द वर्ड में सेंटेंस, उस वाक्य में, प्रस्तुत वाक्य में इस शब्द ने इस शब्द ने इस शब्द ने क्या कार्य किया है। सेकेंड, दूसरा, उस शब्द का, इस शब्द का, इस शब्द का, इस शब्द का, इस शब्द का, इनका उस वाक्य में स्थान कहाँ होगा और क्यों होगा, ये रूल्स आपको बताते हैं। थर्ड, फिर वाक्य में अनेक शब्द आए हैं, इन एक शब्द का दूसरे शब्दों से क्या संबंध है, ये सारी बातें हमें कौन बताता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पुनः मैं दोहराना चाहूंगा, इसको आप ध्यान से समझें। वाक्य में प्रयुक्त किए गए शब्द ने काम क्या किया है, वाक्य में प्रयुक्त किए गए शब्द का स्थान कहाँ पर है, और वाक्य में प्रयुक्त किए गए एक शब्द का दूसरे शब्दों से क्या संबंध है। ये इतनी बातें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बतलाती है, और इसको बैकबोन भी कहा जाता है किसी भी लैंग्वेज का, इसलिए ये जानना आपको नितांत आवश्यक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रॉपर नॉलेज के न होने पर आप अच्छे सेंटेंसेस को फॉर्म नहीं कर पाएंगे, और आपको प्रॉब्लम्स होगी कि इस वर्ड्स को हमको कहाँ रखना है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर गड़बड़ हो सकता है, क्लियर सेंस नहीं आएगा। सो इट इज वेरी मच नेसेसरी टू नो very keenly about the parts of speech, the role done by the words, what are the place and how they are used with other words. These all things are very much necessary. A student must have a proper and deep knowledge of the parts of speech. If he has so, then obviously he is going to be his writing skill will be always good. He can write anything, he can express his answers, replies in his own words very easily, very comfortably. So note it down. You must once again, I would like to repeat, parts of speech is a study related to the words used in a sentence. This tells us about three things: the role of the word in a sentence, the place of the word in a sentence, and the relation of the word with other words used in a sentence. This is the very fundamental important thing you must know. And formerly there were 8 parts of speech, but nowadays in modern English article also has been added. So now they in number they are of 9. 9. Noun tells us about the name. Pronoun is used instead of a noun. Adjective classify, especially says about something about pronoun and noun. Verb tells us about the work done in a sentence by the subject or any noun. Adverb specialize the verb, how it is done, where it has been done. Preposition tells us about the relation with previous noun and in which relation they stand with each other. Conjunction is used to join two words, two sentences, and so on. Interjection express exclamation, surprise, or any sudden thoughts. Articles are used to tell about the number of subject or you work as a determiner. So these are things you must note it down. Okay students, previously now I told you that what is the role of parts of speech. As formerly it is being informed to you, parts of speech is very much important for all the students. Secondly, it is used or known as the backbone of language. It helps us to construct, create, compose anything with the help of words. Study 3 things about the words. पहली चीज क्या बताता है हमको, शब्दों का वाक्य में कार्य क्या है, शब्दों का वाक्य का में स्थान क्या है,
और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से उस शब्द का जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं उसका संबंध क्या है। ये संख्या में 9 होते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, आर्टिकल्स को न्यूली एडिट किया गया है। नाउन, इसका पहला चैप्टर आपका है नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ये नाम बताने वाले शब्द होते हैं जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा भी नाम बताने के, आम बात में हम किसी का नाम बताएं, सुरेश, दिलीप, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पत्थर, चाकू, दूध, दही, ये सारे जो हमको बताते ही हमारे दिमाग में आइडिया क्रिएट कर दें कि हम किस चीज़ की बात करें। दोज आर कॉल्ड एज नाउन और नेमिंग वर्ड। ओके, नाउन पढ़ते समय सबसे प्रथमतः आपको इसके साथ क्या क्या पढ़ना है ये जानना जरूरी है। जब कोई नाउन होगा अर्थात किसी का नाम होगा तो उसका एक नंबर भी होगा। नाउन का एक नंबर होगा। नंबर ग्रामर में 2 ही होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा आपका होता है प्लूरल नंबर। ये 2 ही नंबर होते हैं। इसको आप सिंगुलर को एक वचन कहते हैं और इसको आप बहुवचन कहते हैं। एक है संख्या में कोई नाम जो आप बता रहे हैं तो सिंगुलर में काउंट होगा। अगर वो एक से अधिक 2, 3, 4, 10, 20 कुछ भी हो तो आप उसको बहुवचन में रखेंगे। नाउन्स के साथ और एक चीज होती है नंबर की ही तरह, इनको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की भी, जिसको गिना जा सके, गिनने योग्य हो उनको हम काउंटेबल कहते हैं, जो नहीं गिनने योग्य हैं उनको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। अगणनीय आप कह सकते हैं और गणनीय कह सकते हैं आप, जिसको गिना जा सके जिसको न गिना जा सके। गिना जा सके अर्थात पेड़ है आप गिन सकते हैं, लड़कों को गिन सकते हैं, आप टेबल मेज की संख्या को गिन सकते हैं, पैसे को गिन सकते हैं, परंतु आप दूध को नहीं गिन सकते, चावल चीनी को नहीं गिन सकते, नमक को नहीं गिन सकते, किसी भी तरल पदार्थ को, तमाम ऐसी चीजें हैं, एयर को आप नहीं गिन सकते। तो जिनको आप नहीं गिन सकते दोज आर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड टू whom you can count easily those are called countable noun. These are two different classes about the noun. Next thing, जब कोई नाम होगा, कोई पदार्थ, वस्तु, ऑब्जेक्ट हो गए तो ही उसका कोई नाम होगा। आपको पता भी होगा नेक्स्ट चैप्टर में जब आप ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे प्रोनाउन के साथ तो आपको बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं क्या। तो ऑब्जेक्ट इन द सेंस एनी मैटर, मटेरियल, साइंस में भी आपको बताया जाता है, उसका नाम अवश्य होगा। तो उसका एक लिंग भी होगा, वो किसी एक जेंडर को रिलेट करता होगा। तो इसका एक नाउन का जेंडर भी होता है। जेंडर कौन कौन से होते हैं हमारे? मैस्कुलिन होता है, पुल्लिंग जिसको आप कहते हैं, फेमिनिन होता है जिसको आप स्त्रीलिंग कहते हैं। एक कॉमन जेंडर होता है, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। इसी तरह से लास्ट में आपका होता है न्यूट्रल जेंडर, जिसका कोई लिंग ना हो, जो ना पुरुष में हो, जो ना स्त्री में हो, तो उसको हम, ये 4 हमारे जेंडर भी होते हैं। तो जब हम किसी नाउन के चैप्टर को पढ़े तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, वो सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल है, उसके जेंडर्स क्या हैं, ये जानने के साथ साथ सबसे जो प्रमुख चीज है अब नाउन से रिलेट करती है केस, जिसको आप कहते हैं कारक। कोई भी नाम यदि कहीं प्रयुक्त किया गया है तो वो कौन सा कार्य कर रहा है, कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, या किस तरह का काम कर रहा है। नाउन और प्रोनाउन दोनों के साथ ये होता है, क्योंकि वॉट एवर थिंग्स इज डन बाई द नाउन, those all things could be easily done by the pronoun, because pronoun itself stands for a noun, it is used instead of a noun। तो जो कार्य नाउन कर सकता है वो प्रोनाउन भी कर सकता है, क्योंकि वो उसी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है नाउन का। कारक आपको वैसे तो 8 कारक होते हैं, बट जो स्पेशली आपके लेवल पर, आपके स्टैंडर्ड पर 6, 7, 8 के लिए जो रिक्वायर्ड है वो 3 कारक मैं बताना चाहूंगा। अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है
तो वो नॉमिनेटिव केस में होगा। अगर वो कर्म का स्थान पे आया है, क्रिया का प्रभाव कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन दैट नाउन, तो दैट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ, it is in objective case. And third one is possessive case. possession मतलब होता है अधिकार दिखाना या संबंधित होना या संबंध दिखाना। तो ये तीन कारक, ये सारी चीजें हमको क्रम से पढ़नी है। तो सर्वप्रथम हम नाउन को पूरी तरह जान लेंगे। नाउन को आपने जाना, नाम बताने वाला शब्द, अगर कोई भी नाम, दुनिया में तमाम प्रकार के नाम है, देयर आर लॉट्स ऑफ नेम्स, होल वर्ल्ड इटसेल्फ इज just filled with the names. तो different type of names are going to be classified and put in different categories. तो इसके टाइप्स क्या होते हैं? नाउन तो आपने जान लिया, नाउन कैसा होता है, नाउन क्या होता है, ये आप नोट कर लें, इसको जान लें। नाउन, आप नाउन कई परिभाषाएं हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। मूल रूप से आप ये समझ लें कि किसी भी नाम को बताने वाले शब्द जो नाम को इंडिकेट कर रहा है उसको हम नाउन या हिंदी में संज्ञा कहेंगे। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। और वैसे तो आपको पढ़ाया जाता है कि द वर्ड्स विच टेल अस द नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स, पर्सन, तो दीज आर कॉल्ड नाउन्स। तो उसको भी आप कर सकते हैं। सिंपल आप ए नेमिंग वर्ड इज ए कॉल्ड नाउन, आप समझ सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन में आप इनके प्रकार हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन आप इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कर सकते हैं या निजवाचक संज्ञा भी आप कर सकते हैं, इसको निजवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। कॉमन नाउन आप इसको जातिवाचक संज्ञा कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप को बताता है, किसी कलेक्टिव चीजों, कलेक्शंस बताता है किसी चीजों का, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, समूहवाचक संज्ञा कर सकते हैं। मटेरियल धातुओं के विषय में, वस्तुओं के विषय में, निर्जीव चीजों के विषय में जो बताया आप उनको मटेरियल, आप इसको वस्तुवाचक कर सकते हैं या आप इसको धातुवाचक भी कर सकते हैं। धातुवाचक संज्ञा भी कर सकते हैं। और फाइनली लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो भाव को न दिखाई देने वाली चीजों को, जिनको हम स्पर्श न कर सके, जिनकी केवल हम फीलिंग कर सके, ठीक है, उस चीजों को दिखाता है, जिसका कोई आकार नहीं होता, जो कंस्ट्रक्ट नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको आप बोल सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं। ये सभी अकबर, दिल्ली, मोहन, शिल्पा, इंडिया, ये सब क्या है, ये अलग से ही, ये इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, ये अपने आप में एक है। तो ये व्यक्तिवाचक या निजवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट आपका कॉमन नाउन है, जो संपूर्ण कास्ट, एक जैसी कॉमन चीजों को दिखलाता है। कॉमन अर्थात समान, समान चीजों को जो दर्शाता है। जैसे कॉमन नाउन में आपने बोल दिया एनिमल्स, बर्ड्स, और आपने ले लिया टॉयज, आपने ले लिया
स्कूल्स, इस तरह की चीजें जो एक जैसी हों, जो एक समूह को दिखा रही हैं। नाउ ये ग्रुप ऑफ वर्ड नेम होते हैं। कई चीजों को संकलित करके जब एक नाम दे दिया जाता है, भिन्न भिन्न नामों के स्थान पर उनका बंच अप करके एक नाम दे दिया तो उनको हम कलेक्टिव नाम बोलते हैं। जैसे बैंड ऑफ रॉबर्स, ठीक है, फ्लॉक ऑफ शीप, फिर आपका आप बोल दिए स्टूडेंट्स, आप बोल दिए कोई करंट बंच बोल दिया आपने, ये सारा चीज किस में आता है? आपका कलेक्टिव नाउन में आता है। ये बंच, ब्लॉक, बैंड, फ्लॉक, फ्लीट, टीम, ये एक्सेट्रा सारे उस मटेरियल नाउन में आपने ले लिया। गोल्ड को ले लिया, सिल्वर को ले लिया, आयरन को ले लिया, कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग को ले लिया जो किसी धातु से बनी हो, किसी मटेरियल से बनी हो उसको। एब्स्ट्रैक्ट में किसको लेते हैं? जिनको हम देख नहीं सकते, दोज थिंग्स कुड नॉट बी सीन बाय आईज, और दोज थिंग्स विच कुड ओनली बी फील, दे आर नॉट कंस्ट्रक्टेड, वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट देम, जो केवल एक भाव उत्पन्न करते हैं। जैसे हैप्पीनेस है, इसको आप केवल महसूस कर सकते हैं। सैडनेस है, एंगर है, जॉय है, एक्सेट्रा सारा कुछ, ये 5 प्रकार आप जान लीजिए। और मैंने बताया इनको आप सिंगुलर प्लूरल में भी जान सकते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल में भी जा सकते हैं, इनका जेंडर क्या है ये पता लग सकते हैं, ये किस केस में है, ये बातें आप इजीली बता सकते हैं। तो ये आपके 5 टाइप्स के नाउन हैं। अगर निजा व्यक्तिगत स्पेशली किसी को पॉइंट आउट कर रहा है जो अपने में एक है तो वो प्रॉपर नाउन। एक समूह, एक कास्ट को दिखा रहा है, कॉमन थिंग्स को दिखा रहा है जो जिसमें सब एक जैसी सिमिलरिटीज है तो कॉमन। कलेक्शन है किसी चीज का, ग्रुप्स है तो आप टीम है तो उसको आप कलेक्टिव में डालेंगे। किसी मटेरियल से निर्मित है, कंस्ट्रक्टेड है, प्रोड्यूस किया गया है, बनाया मैन्युफैक्चर किया गया तो आप उसको मटेरियल में डालेंगे। एब्स्ट्रैक्ट वो जो दिखाई ना दे सके, केवल फील किया जा सके, जो भावनाएं हो उनको आप एब्स्ट्रैक्ट में डाल सकते हैं। ओके, ये थिंग्स क्लियर कर लेंगे आप, इसको राइट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ we have came to know naming words are called noun. Every noun has its own number. Numbers are classified in 2 types, singular and plural. Secondly, every noun has its own gender. Either it may be masculine gender, feminine gender, neuter or common gender. Nextly, it has cases, karak. If it is working as a subject in the sentence, so it is called as the nominative case. If it is working as the object of the subject, then it is called as the objective case. If it is showing possession or relation, then it is called possessive case. So that we will study in our next class. Finally, you got these types of nouns are there. What is the use of noun? It tells about the identity of a person, thing or place. Nextly, you must know about proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun, happiness, abstract noun. Now, I am going to give you a small homework and you have to just find out, make a column of different nouns and put the nouns in those columns from which they relate to. Okay, students, now we told you about the types of noun, proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun, and we have defined it, how you will find it out. Now, there are several nouns wrote down here. You have to find out the noun in which category it stands and put it into its column. इसमें बहुत से नाम दिए गए हैं, इन नामों में से कोई प्रॉपर नाउन है, कोई कॉमन है, कोई कलेक्टिव है, कोई मटेरियल है, कोई एब्स्ट्रैक्ट है। अब तक जो आपने पढ़ा, क्या मटेरियल होता है, क्या कॉमन, क्या प्रॉपर, क्या कलेक्टिव, उसके आधार पर आप इनको चूज करके उस बॉक्स में जिसमें वो स्टैंड करता है, जिससे वो रिलेट करता है, उसमें आप लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, फॉलो द गाइडलाइंस। थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए गुड डे।